टीचर सक्सेसफुल हो जाता है जब उसके बच्चे उसकी सामान्य जिंदगी में भी वह उदाहरण देख लें, तो इसका मतलब है कि मेरी पढ़ाई गई थी समझ में आ गई है, सफल हुआ। ठीक है, उदाहरण क्या हुआ, सफल हुआ। आइए, हम लोगों ने बात कर लिया था कि जो जीव द्रव्य है उसमें हमेशा निरंतर गति चलती रहती है, जीव द्रव्य में हमेशा गति चलती रहती है, जिसे हम लोग कहते हैं साइक्लोसिस। क्या कहते हैं हम उसे, साइक्लोसिस। ठीक, अब साइक्लोसिस के आधार, साइक्लोसिस तो पढ़ लिए, निरंतर गति करते रहते हैं। कई बार लोग आपसे पूछेंगे कि अच्छा बेटा ये बताओ कि जीव द्रव्य होता कैसा है, जीव द्रव्य होता कैसा, उसकी भौतिक प्रकृति होती कैसी है। तो जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग उसके उदाहरण बताए हैं कि कौन कैसा होता है। पहला लिखिए हेडिंग, जीव द्रव्य की भौतिक प्रकृति। जीव द्रव्य की भौतिक प्रकृति, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य माने प्रोटोप्लाज्म। हाँ बेटा बोलो, जीव द्रव्य की भौतिक प्रकृति, की भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति। कुछ कोई बोलना है, कुछ कहेंगे बोलो सर। हाँ बात चल रही है, आपने कल पढ़ाया था इसमें पूरा है सर, आपने यहाँ पर देखो हाँ सर, ये सर ये देखो। हाँ, परासरण में विलय के अणु कम सांद्रता वाले विलय से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, नहीं सर, आपने हमने यहाँ छोड़ दिया, आपने यहाँ विलयन लिखा है। विलय के अणु कम सांद्रता वाले विलय से विलय से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, जिसको घोला जा रहा है वो क्या है, विलय है। जो घुल गया, जिसमें घोला जा रहा है वो क्या है, विलय है। ठीक, अभी भी नहीं समझ में आया, फिर से एक बार रोक के बता दें। ठीक, तो बात करेंगे जीव द्रव्य की भौतिक प्रकृति के बारे में। ठीक, जो सबसे पहली बार बताया गया था वह यह बताया गया कि जीव द्रव्य हो जालिकाव्रत होता है, जालिकावत होता है, जीव द्रव्य जालिकावत होता है। इसको रेटिकुलर थियरी या जालिकावत सिद्धांत कहते हैं, जालिका सिद्धांत, जालिका सिद्धांत, सिद्धांत, जालिका सिद्धांत। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रेटिकुलर थियरी, रेटिकुलर थियरी, रेटिकुलर थियरी। इस थियरी को यहां लिखिएगा, इस सिद्धांत को, इस सिद्धांत को आप लोग लिखते हैं, मैसेज काम की चीज यहां लिख दूंगा ताकि फास्ट हो जाए। इस सिद्धांत को, सिद्धांत को हैंस्टीन, हैंस TEIN, टी क्लीन, KLEIN, क्लीन एंड कार्नॉय ने दिया था, कार्नॉय ने दिया था, दिया था। इस सिद्धांत को हैंस्टीन, क्लीन और कार्नॉय ने दिया था। हैंस्टीन, हिंदी में तो लिखने की जरूरत नहीं है, जरूरत हो तो बताइएगा। सुप्रिया, हिंदी में तो नहीं जरूरत है, चल जाएगा, स्पेलिंग समझ में आ रही है। चलो, हैंस्टीन, क्लीन और कार्नॉय ने दिया था। इनके अनुसार, इनके अनुसार कोशिका, क्लास चल रही है, बताइए बस, क्लास के बाद आ रहा है, मिडिल क्लास चल रही है, बस बस अभी तो मतलब अभी तो क्लास चलेगी ना, थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, बता दीजिए, क्लास चल रही, पहुंची नहीं। इनके अनुसार कोशिका, कोशिका तंतुओं के बने, कोशिका द्रव्य, सॉरी, कोशिका द्रव्य तंतुओं के बने, तंतुओं के बने जाल, कोशिका द्रव्य तंतुओं के बने जाल की बनी होती है, तंतुओं के बने जाल की बनी होती है, तंतुओं के बने जाल की बनी होती है। देखो बेटिया कैसे बन रहा है। जाल जैसा दिख रहा है, ये जाल जैसा दिख रहा है। तो हैंस्टीन, क्लीन एंड कार्नॉय ने यह कह दिया कि यह जो कोशिका है वो तंतुओं के बने, तंतुओं यानी कि फाइबर्स के बने जाल की बनी होती है, तंतुओं के जाल की बनी होती है, तंतुओं के जाल की बनी होती है, बनी होती है, बना दी।
ठीक है, मिटा दें। दूसरा सिद्धांत आ गया फाइब्रिलर थियरी, जिसे दिया था फ्लेमिंग ने। माने फ्लेमिंग ने कहा नहीं नहीं, तंतुओं के जाल की नहीं, केवल तंतुओं की बनी होती, केवल तंतुओं की बनी। इसी को बस इतना सिंपल सिंपल तो याद हो जाएगा आसानी से। चलो इसको लिखिए, फाइब्रिलर थियरी या तंतु सिद्धांत, फाइब्रिलर थियरी या तंतु सिद्धांत, फाइब्रिलर FI या तंतु सिद्धांत, तंतु सिद्धांत, तंतु सिद्धांत। इस सिद्धांत को फ्लेमिंग ने दिया था। इस सिद्धांत को फ्लेमिंग ने दिया था। फ्लेमिंग ऐसे लिखेंगे, दिया था। इनके अनुसार, मैं बोल रहा हूं बच्चों आप लिख लीजिए, इनके अनुसार कोशिका पतले पतले कोशिका द्रव्य, इनके अनुसार कोशिका द्रव्य पतले पतले तंतुओं की बनी होती है। इनके अनुसार कोशिका द्रव्य पतले पतले तंतुओं की बनी होती है, पतले पतले तंतुओं की बनी होती है। ठीक है, पतले पतले तंतुओं की बनी बना दीजिए, इसी को फाइबर बोलते हैं। बच्चों ये चैप्टर ना आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। अगर आप बायोलॉजी की फील्ड में रहे तो कोशिका, चाहे प्लांट पढ़ें, एमएससी करें या जूलॉजी से एमएससी करें, बॉटनी से एमएससी करें, यह जरूर रहेगा। कोशिका तो रहेगी ही रहेगी, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें। इसीलिए इसमें लंबा समय लगा, पूरा डिटेल पढ़ाया जा रहा है। अब आपको ना कभी और पलट के देखने की जरूरत नहीं। आपकी 12th की कॉपी सफिशिएंट होगी, 11th की कॉपी सफिशिएंट होगी आगे भविष्य के लिए। बना लीजिए, ऊपर वाला मिटा है। अब आएगा कणिका सिद्धांत, यानी कि ग्रेनुलर थियरी। तीसरा है कणिका सिद्धांत, कणिका सिद्धांत, कणिका सिद्धांत यानी कि ग्रेनुलर थियरी। यह सिद्धांत अल्टमान ने प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत अल्टमान ने प्रस्तुत किया था। अल्टमान ने प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार कोशिका द्रव्य छोटे छोटे कणिकाओं से मिलकर बना होता है। इसके अनुसार कोशिका द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म छोटी छोटी कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य छोटी छोटी कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अगला लिखिए। आपने बोला था इसमें कि इन्होंने बताया था हैंस्टीन और क्लेन और कॉर्नी ने बताया, हैंस्टीन, क्लीन और कॉर्नॉय ने बताया था। आगे इसमें ये द्रव कोशिका
जाल की बनी होती है। तंतुओं के जाल के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे होंगे तंतुओं के जाल, छोटे छोटे तंतुओं से मिलके जाल बन गया। हाँ, और इसमें तो उसमें जाल में बहुत सारे तंतु हैं, वो है हाँ, कोशिका द्रव्य, हाँ। और इसमें आपने बताया फ्रेगमेंट थ्योरी में इसमें पतली पतली तंतु की फाइब्रिलर थियरी में बताया मैंने, किसने प्रस्तुत किया था फाइब्रिलर थियरी? सर इसमें फ्लेमिंग ने प्रस्तुत किया था। और क्या बताया उन्होंने कि कोशिका द्रव्य यानी कि जीव द्रव्य पतले पतले तंतुओं का बना होता है, ठीक है। तो उसमें एक ही है ना, मतलब पतले पतले तंतु हैं, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे तंतु होंगे, एक कैसे होगा? बहुत सारे तंतु होंगे। देखो कई बार जो चित्र बना है उसमें क्या छोटे छोटे बहुत सारे तंतु दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो कैसे होंगे? वो सब मिल करके जाल बना दिए। छोटे छोटे धागों को, अरे पतंग उड़ाया है, मांझा उड़ रही होती तो ठीक है, जब मांझा एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं फिर से उसको सही करते हैं तो उलझ जाती है, जाल जैसा बन जाता है, वही हाल है, ठीक है। आगे चले, और कोई डाउट है बिटिया? अब आएगा एल्वियोलर थियरी, बुस्चीनी के द्वारा दी गई। चौथा आ जाएगा एल्वियोलर थियरी, एल्वियोलर थियरी। सिद्धांत एल्वियोलर थियरी। जैसे जैसे प्रगति हुई अब धीरे धीरे एल्वियोलर थियरी, अब धीरे धीरे हमारा जो वैज्ञानिक थे हमारे, वह धीरे धीरे सही की तरफ पहुंच रहे थे, सही जीव द्रव्य की परिभाषा की तरफ पहुंच रहे थे कि जीव द्रव्य की संरचना कैसी होती है। अब इन्हीं के बाद से शुरू हो गया था सही के बताना। इन्होंने कहा कि जो जीव द्रव्य है, पहले तो ये बताइए किसने कहा? बुस्चिली ने। बुस्चिली ने इसको बताया था। इस सिद्धांत को बुस्चिली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस सिद्धांत को बुस्चिली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बुस्चिली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इनके अनुसार जीव द्रव्य दो चीजों का, दो पदार्थों से मिलकर के बना हुआ, इनके अनुसार जीव द्रव्य दो पदार्थों से मिलकर के बना हुआ झागदार पदार्थ है। दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ झागदार पदार्थ है, झागदार पदार्थ है। दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ झागदार क्या पदार्थ है। कभी झाग, सर्फ में झाग बनाया है आपको? सर्फ में झाग बनाते हैं, छोटे छोटे गोले गोले से बन जाते हैं, गोला गोला बन जाता है, बबल्स बन जाते हैं। उसी बबल्स को इन्होंने एल्वियोलाई नाम दिया, ठीक। फिर से सुन लीजिए, बुस्चिली ने यह बताया कि जो जीव द्रव्य है वह दो पदार्थों से मिलकर के बना हुआ पदार्थ है, झागदार पदार्थ है। दो पदार्थों से मिलकर के बना हुआ झागदार पदार्थ है, जिसमें आगे लिखिए, जिसमें छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचना पाई जाती है। छोटी छोटी असंख्य गुब्बारे जैसी संरचना पाई जाती है। छोटी छोटी असंख्य गुब्बारे जैसी संरचना पाई जाती है। असंख्य गुब्बारे जैसी संरचना पाई जाती है। इसी छोटे छोटे गुब्बारों को एल्वियोलाई बोला जाता है। एल्वियोलाई यहाँ लिखा हुआ है बेटा। इसी छोटे छोटे गुब्बारों को एल्वियोलाई बोला जाता है। 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 पांचवी थियरी, पांचवी और सबसे प्रमुख थियरी, यही मान्य है अभी तक, है कोलॉइडल थियरी। कोलॉइडल थियरी पांचवी थियरी है, कोलॉइडल।
कोलाइडल सिद्धांत, कोलाइडल सिद्धांत यानी कोलाइडल थियरी। कोलाइडल थियरी। इस सिद्धांत को आगे लिखिए, इस सिद्धांत को फिशर हार्डी, वैज्ञानिकों के नाम लिखिए, फिशर हार्डी तथा बाद में विल्सन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। विल्सन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। ठीक है, विल्सन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। इनके अनुसार जीव द्रव्य एक कोलाइडल विलयन है। जीव द्रव्य एक कोलाइडल विलयन है जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा जल से मिलकर बना होता है, तथा जल व अन्य लघु तथा दीर्घ पदार्थों से मिलकर बना होता है। वह अन्य लघु तथा दीर्घ पदार्थों से मिलकर बना होता है। पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पदार्थों से मिलकर के बना होता है। ठीक, आगे लिखिए। आरंभिक अवस्था में जीव द्रव्य में एल्वियोलाई, देखिए आ गया ना एल्वियोलर सिद्धांत। जीव द्रव्य में एल्वियोलाई नहीं पाई जाती है, परंतु बाद में धीरे धीरे जीव द्रव्य में एल्वियोलाई बन जाती हैं। जीव द्रव्य में एल्वियोलाई बन जाती है, एल्वियोलाई बन जाती हैं। देखो बेटा क्या कह रहे हैं वो, उन्होंने कहा कि भाई जो जीव द्रव्य है वो कोलाइडल सोल्यूशन है। क्या है? कोलाइडल सोल्यूशन है, मतलब 0.2 से 20 माइक्रोमीटर का है ना, सुबह बताए थे कोलाइडल सोल्यूशन का डायमेंशन है। अब उसमें क्या क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा, वसा पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, वाटर पाया जाएगा, साथ साथ और भी लघु या दीर्घ मटेरियल पाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में तो उसमें नहीं कोई एल्वियोलाई मतलब छोटे छोटे गुब्बारे जो झाग में पाए जाते हैं। शुरुआत में एल्वियोलाई नहीं पाए, परंतु धीरे धीरे उसमें एल्वियोलाई बन जाते हैं। ठीक, इसी को कहा जाता है कोलाइडल सिद्धांत। कोलाइडल सिद्धांत ठीक है। अब आगे इसी में लिखना है बच्चों। अब उन्होंने यहां तो बता दिया, फिर एक ग्राहम नामक वैज्ञानिक है।
ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने बताया, आगे छठवां पॉइंट, या छठवां मत लिखिए, इसी में लिख देते हैं, इसी में लिखिए। ग्राहम ने जीव द्रव्य की कोलाइडल संरचना के विषय में व्याख्या करते हुए, जीव द्रव्य की कोलाइडल संरचना की व्याख्या करते हुए कहा कि जीव द्रव्य का कोलाइडल विलयन दो भागों में बटा होता है, दो चीजों से मिलकर बना होता है। कहा कि जीव द्रव्य का कोलाइडल विलयन दो भागों से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। पहला सॉल, हिंदी में साल, और दूसरा बी जेल। ठीक है, सॉल और जेल। कौन वैज्ञानिक का नाम क्या था? ग्राहम। वैज्ञानिक का नाम क्या था? ग्राहम। उन्होंने, ग्राहम ने यह माना कि हाँ ठीक है, जीव द्रव्य क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, मैं मानता हूं, लेकिन वह जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो दो पार्ट में विभाजित है, यानी दो भागों में बना हुआ है। क्या क्या? एक सॉल है, दूसरा जेल है। बच्चों अब यही मान्य है, क्योंकि कोलाइडल सिद्धांत ही मान्य है। कोलाइडल सिद्धांत में सबसे पहले फिशर हार्डी और बाद में विल्सन ने बताया कि जो जीव द्रव्य है वो कोलाइडल सॉल्यूशन का मिलकर बना होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। फिर बाद में उसमें अपडेट किया किसने? ग्राहम ने। क्या ग्राहम ने अपडेट किया? उन्होंने कहा कि जो कोलाइडल संरचना है वो दो भागों में बटी होती है, दो भागों से मिलकर के बनी होती है। पहला है सॉल, दूसरा है जेल। इसी को सॉल जेल थियरी कहते हैं, ग्राहम की सॉल जेल थियरी। इसी को सॉल जेल सिद्धांत भी कहा जाता है, इसी को सॉल जेल सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। अब बच्चों जैसे ही आप लोग ना कहीं बाहर बताओगे कि जो जीव द्रव्य है, कोशिका के अंदर का जो जीव द्रव्य है वह सॉल और जेल का मिलकर बना, कोलाइडल सॉल्यूशन है जो सॉल और जेल से मिलकर बना होता है। तुरंत लोग पूछेंगे अच्छा बेटा सॉल कैसे कहते हो, जेल किसे कहते हो? कोई उदाहरण देके समझाओ, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। देखो बच्चा, बहुत आसानी से समझोगे। दही मथा है आप लोगों ने, दही मथा है, मक्खन निकलता है उससे। तो जो मथी हुई दही है, मक्खन हटा के, जो मथी हुई दही है मक्खन हटा के, वो है सॉल, थोड़ा तरल होती है ना, तरल। अरे भाई मठी हुई दही, हाँ दही, इसका उदाहरण है, समझा सकोगे इससे, ठीक है। और ये मक्खन जो होता है वो उसका थोड़ा ठोस होता है, जेली जैसा होता है, हाथ में पकड़ो तो चिपकने लगता है ना, थोड़ा ठोस जेली जैसा मक्खन, थोड़ा ठोस, इसको भी लिख लेना, जेली जैसा मक्खन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? दही और मक्खन समझ में आ रहा था बेटिया? हुआ क्या, दही को मथो तो एक जो लिक्विडी पार्ट अलग हो जाता है और मक्खन अलग, तो जो लिक्विड पार्ट अलग हुआ उसे क्या कहेंगे? वो सॉल है, वो क्या है? और जो मथा हुआ है, जो मक्खन है, वो क्या कहेंगे? जेल। वो क्या कहेंगे? जेल। अब आप लोग समझा दोगे सबको कि सर जो कोशिका का जीव द्रव्य है वह कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिसे फिशर हार्डी तथा विल्सन ने प्रतिपादित किया था, बताया था। लेकिन बाद में ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि कोलाइडल तो है लेकिन वह दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, सॉल और जेल। इसी को सॉल जेल थियरी कहते हैं, ग्राहम की सॉल जेल थियरी। और इसके अनुसार सॉल क्या कहेंगे? तो फिर पूछेगा सॉल किसे कहेंगे? सॉल कहेंगे मथी हुई दही से, समझिए, मथी हुई दही के जो तरल पार्ट है वो सॉल है, जो मक्खन वाला पार्ट है वो जेल है। इस प्रकार से हम लोग समझिए कि जीव द्रव्य की जो भौतिक प्रकृति है वह कोलाइडल है,
तथा दो भागों से मिलकर के बनी हुई है, सॉल और जेल। यहां तक समझ में आ गया? टॉपिक ये समाप्त होता है। नेक्स्ट, अब हमने आपको बताया बच्चों कि भाई जीव द्रव्य के जो अंदर जो कण है वो आपस में गतिशील होते हैं, बताया था? तो सॉल्व लिख बेटा। कहाँ अच्छा नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, चौको बेटा पढ़ के साथ। अब हमने आपको बताया था कि जीव द्रव्य में साइक्लोसिस की मूवमेंट होती है। जीव द्रव्य के कण आपस में घूमते रहते हैं, उस गति को क्या कहते हैं? साइक्लोसिस। क्या कहते हैं? साइक्लोसिस। लिखा है, देख तो लो। कोशिका झिल्ली में झिल्ली से घिरे जीव द्रव्य में हमेशा गति होती है, जिसे क्या कहते हैं? साइक्लोसिस। तो अब वो गति दो प्रकार की हो सकती है, या यह कहें कि गति को दो लोगों ने देखा, एक तो रॉबर्ट ब्राउन ने देखा, एक टिंडल ने देखा। ठीक है, तो दो प्रकार से। देखिए, कोशिका द्रव में होने वाली गति, कोशिका द्रव में होने वाली गति, कोशिका द्रव में होने वाली गति, कोशिका द्रव में होने वाली गति को दो लोगों ने प्रूफ किया है। बेसिकली यह तो जानो कि पहले गति होती किस प्रकार की है। कोशिका द्रव के जो कण हैं वो अनियमित गति करते हैं। कोशिका द्रव के कण जो हैं अनियमित गति करते हैं। इसको दो प्रकार से प्रूफ किया गया। दो वैज्ञानिकों ने प्रूफ किया। पहले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने दिया ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन गति। पहला है ब्राउनियन गति। ब्राउनियन मूवमेंट लिखेंगे। ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि कोशिका द्रव में उपस्थित कण, लिखते जाइए, मैं बोल रहा हूं। कोशिका द्रव में उपस्थित कण अनियमित गति करते रहते हैं। ठीक है, अनियमित गति करते रहते हैं। ठीक है। तो ब्राउनियन गति को रॉबर्ट ब्राउन ने प्रस्तुत किया था, जिसमें जो कोलाइडिक के कण हैं वो क्या होते हैं? अनियमित गति करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, जिसमें एक पॉलन ग्रेन डाल दिया। ठीक है, पॉलन ग्रेन डाल दिया ना, और क्या किया? उस पॉलन ग्रेन क्या किया? अनियमित गति करता रहा। इसी गति को ब्राउनियन गति कहा जाता है। लिखिए टिंडल प्रभाव। कोलाइडी कणों का अपवर्तनांक दिखा देता हूं। पहले देखो, एक लिया बीकर, उसमें सपोज करो कोई कोलाइडल सॉल्यूशन भर दिया। जानते हो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या भर देंगे? आधा चम्मच आटे का घोल बना के डाल देंगे, या पानी है उसमें थोड़ा आटा डाल देंगे,
आटा डाल देंगे, वो कोलाइडल सोल्यूशन हो गया। क्या होगा? कोलाइडल। ठीक है, अब उसमें क्या किया, यहां से लेजर बीम डाली, लेजर बीम या प्रकाश डाला। क्या डाला? प्रकाश डाला। देखा कि यहां से प्रकाश इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, एक कोण पर निकल गया। ठीक है, एक कोण पर निकल गया। अच्छा, फिर उन्होंने जल लिया, बीकर में जल लिया, फिर प्रकाश डाला, जल को दूसरे रंग से बना देंगे, जल लिया और जल में भी प्रकाश डाला और देखा कि जल जो है आर पार एकदम सीधी रेखा में निकल जा रहा है। जल जो है आर पार एकदम सीधी रेखा में निकल जा रहा है, सीधी रेखा में निकल जा रहा है। तो अब इन्होंने यह निर्णय लिया कि अच्छा ठीक है, कोलाइडल कणों का अपवर्तनांक, कोलाइडल कणों का अपवर्तनांक अलग होता है, अपवर्तनांक अलग होता है, प्रकाश के आने के माध्यम से अलग है। इसीलिए क्या हुआ, कणों से टकरा, चूंकि वो मूवमेंट कर रहे हैं, कण के आपस में मूवमेंट कर रहे हैं, अनियमित गति कर रहे हैं, इसीलिए टकरा टकरा के क्या है, प्रकाश अलग अलग दिशाओं में मुड़ गया और एक शंकुआकार आकृति लिया, शंकुआकार आकृति ले लेता है। इसी को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। लिखिए, लिखिए, कोलाइडी कणों का अपवर्तनांक परिक्षेपण माध्यम से अधिक होता है, का अपवर्तनांक परिक्षेपण माध्यम से अधिक होता है। कोलाइडी कणों का अपवर्तनांक परिक्षेपण माध्यम से अधिक होता है, अतः अंधेरे कमरे में कोलाइडी विलयन से, अंधेरे कमरे में कोलाइडी विलयन से 90 डिग्री के कोण पर, कोलाइडी विलयन से 90 डिग्री के कोण पर अगर प्रकाश को गुजारा जाए, 90 डिग्री के कोण पर, यहां देखिए 90 डिग्री है ना, एकदम सीधा है ना, 90 डिग्री कोण पे यदि प्रकाश को गुजारा जाए अंधेरे कमरे में कोलाइडी विलयन से 90 डिग्री पर यदि प्रकाश किरण को गुजारा जाए तो प्रकाश कोलाइडी कणों से टकराता है, तो प्रकाश कोलाइडी कणों से टकराता है। अंधेरे कमरे में कोलाइडी विलयन से यदि प्रकाश को 90 डिग्री पर गुजारा जाए तो प्रकाश कोलाइडी कणों से टकराता है, टकराता है तथा एक चमकदार कोण जैसी संरचना, कोन जैसी संरचना बना लेता है, तथा एक चमकदार कोन जैसी संरचना बना लेता है। चमकदार कोन जैसी, कोन दिख रहा है ना, आइसक्रीम का कोन देखो यहाँ पे पकड़ने वाला या गोला, इसके ऊपर आइसक्रीम रखी रहती है, याद आ रहा है? लालच आ गई? नहीं नहीं, मैं खिलाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोन जैसी संरचना बनाता है, कोन जैसी संरचना बनाता है। इस शंकु को, इस शंकु को टिंडल शंकु, इस शंकु को टिंडल शंकु, टिंडल, टिंडल शंकु या कोन, जो लोग अंग्रेजी लिखना चाह रहे हैं इंग्लिश में लिख लें, टिंडल शंकु या कोन कहते हैं तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है, तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है, इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अभी आप लोगों ने सूरज की रोशनी में इसको देख ही लिया है, सबको समझ में आ गया है। टिंडल प्रभाव जब धूल के कण से परिवर्तित होकर के नजर आती है कोन जैसी संरचना, तो क्या होगा? टिंडल प्रभाव। अब हेडिंग लिखिए, जीव द्रव्य के विभिन्न भाग। जीव द्रव्य में भी अब कौन कौन सी चीजें पाई जाती है ये लिखते हैं। अब हम लोग सीधे आ जाएंगे इस पर, इस पे कोशिकांगों पर। हाँ लिखो, कुछ पूछ रहा था कोई? हाँ मैं मिटा नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिए। देखो, जीव द्रव्य के विभिन्न भाग, जीव द्रव्य के विभिन्न भाग। जीव द्रव्य के विभिन्न भाग। अब बेटा जीव द्रव्य के दो भाग मुख्यतः हैं, जीव द्रव्य के दो भाग मुख्यतः हैं। एक होगा केंद्रक, केंद्रक, और दूसरा होगा साइटोप्लाज्म। क्या होगा? साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक फिगर बना देते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं। ये मान लो कोशिका झिल्ली है। क्या है ये? कोशिका झिल्ली। अब आप लोग कहेंगे सर कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ जो लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन है उसे तो जीव द्रव्य कहा जाता है ना। कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ जो लिक्विड मटेरियल है उसे जीव द्रव्य कहा जाता है। फिर साइटोप्लाज्म किसे कहा जाता है? बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए केंद्रक यहाँ पे मान लिया जाए, यहाँ पर केंद्रक मान लिया जाए। केंद्रक में भी क्या होती है? मेम्ब्रेन पाई जाती है। केंद्रक मेम्ब्रेन, ठीक है। केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली के मध्य ये है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली के मध्य पाए जाने वाले तरल कोलाइडी सॉल्यूशन, तरल कोलाइडी विलयन को साइटोप्लाज्म कहते हैं। तरल कोलाइडी विलयन को साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी साइटोप्लाज्म में लिखिए आगे, इसी साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। इसी साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग को अंग्रेजी में सेल ऑर्गेनेल बोलेंगे। इसी साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। एक बार फिर से बोल दें क्या? अच्छा, कोशिका झिल्ली आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। कोशिका झिल्ली और एक पाया जाता है केंद्रक के ऊपर झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली से लेकर के केंद्रक की झिल्ली तक, कोशिका झिल्ली से लेकर के केंद्रक की झिल्ली तक जगह जगह पे ये स्पेस बच रहा है ना, इसमें एक कोलाइडल सॉल्यूशन भरा होता है। एक कोलाइडल सॉल्यूशन भरा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनेल या कोशिकांग पाए जाते हैं। तो अब आप बताओ प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य किसे कहेंगे? जीव द्रव्य का मतलब कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने सारा मटेरियल, कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला सभी मटेरियल, जिसमें कोई केंद्रक झिल्ली कोशिकांग सब आ जाएंगे उसी के अंदर। केंद्रक झिल्ली कोशिकांग सब उसमें अंदर आ जाएंगे। ठीक, समझ में आ रही बात? तो अब साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का डिफरेंस समझ चुके हैं ना आप लोग। जब हम प्रोटोप्लाज्म बात करें तो आप समझिएगा केंद्रक झिल्ली के अंदर का उपस्थित संपूर्ण मटेरियल, संपूर्ण लिक्विड मटेरियल, सेल ऑर्गेनेल, केंद्रक सब कुछ। लेकिन अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो केंद्रक झिल्ली तथा सेल के मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाने वाला जगह जिसमें भरा हुआ है कोलाइडल सॉल्यूशन, उसे कहेंगे हम लोग क्या? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म। अब बच्चों साइटोप्लाज्म भी दो प्रकार का होगा। साइटोप्लाज्म दो भागों में बांट दिया जाएगा, हाइलोप्लाज्म और ट्रोपोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट में बांट दिया जाता है पढ़ने की आसानी के लिए। हाई एलो वो हाई वाला नहीं जी, हाई एलोप्लाज्म और ट्रोपोप्लाज्म। ट्रोपोप्लाज्म, हाई एलोप्लाज्म और ट्रोपोप्लाज्म। हाई एलोप्लाज्म का मतलब देता हूं, बस ये जान लो ट्रोपोप्लाज्म में केवल कोशिकांग आते हैं। ट्रोपोप्लाज्म में केवल कोशिकांग आते हैं, पहले इसको लिखो। केवल कोशिकांग आते हैं इसमें, इसी तरह बना के लिख लो, इसमें केवल कोशिकांग आते हैं, अच्छा। तो हाइलोप्लाज्म फिर क्या होगा भाई? साइटोप्लाज्म में से ट्रोपोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में से कोशिकांग को हटा देंगे तो हाइलोप्लाज्म। देखो हाइलोप्लाज्म अगर ऐसे लिख दें, हाई एलोप्लाज्म इज इक्वल टू प्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म
माइनस ट्रोफोप्लाज्म या कोशिकांग, माइनस ट्रोफोप्लाज्म या कोशिकांगों को घटा दीजिए। समझ में आ रही बात? अगर साइटोप्लाज्म रखा है, अब देखो केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली के मध्य पाया जाने वाले लिक्विड को क्या कहा जा रहा था? साइटोप्लाज्म। उसमें सेल ऑर्गेनेल आ गए थे, सेल ऑर्गेनेल पाए जा रहे थे। अब क्या किया जाएगा? नहीं ठीक है साइटोप्लाज्म तो है लेकिन उसमें कोशिकांग भी तो हैं, उसमें कोशिकांग भी है, साइटोप्लाज्म के अंदर कोशिकांग होते ही हैं। यहाँ कह दिया गया ठीक है सर, साइटोप्लाज्म को दो भागों में बांट देते हैं, एक भाग है हाइएलोप्लाज्म, दूसरा है ट्रोफोप्लाज्म। एक भाग है हाइएलोप्लाज्म, दूसरा है ट्रोफोप्लाज्म। ठीक, ट्रोफोप्लाज्म में केवल सेल ऑर्गेनेल रखे जाएंगे, ट्रोफोप्लाज्म में क्या रखा गया? केवल कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल रखे गए हैं। तो हाइलोप्लाज्म फिर किसे कहेंगे? साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल या ट्रोफोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल या ट्रोफोप्लाज्म। यहां ब्रैकेट में लिखिए सेल ऑर्गेनेल, इसको बनाना। समझ में है भैया? आया? किसको नहीं आया हाथ उठा? किसको नहीं आया? आ गया। चलो अगला लिखिए। तो अब साइटोप्लाज्म के बारे में अपना डिटेल हम पढ़ेंगे। अब ट्रोफोप्लाज्म के बारे में। ट्रोफोप्लाज्म इसका मतलब क्या, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? ट्रोफोप्लाज्म पढ़ने जा रहे हैं, इसका मतलब उसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोशिकांगों के बारे में। गुड, कोशिकांगों के बारे में। कौन बोला? गुड, वेरी गुड। कोशिकांगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला कोशिकांग है, एक्चुअली 12 प्रकार के कोशिकांग हमारे सेल्स में लगभग 12 पाए जाते हैं। हम पहला पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। पहला पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, हेडिंग लिखिए ट्रोफोप्लाज्म, ब्रैकेट में लिखिए सेल ऑर्गेनेल के बारे में। नहीं, ट्रोफो हेडिंग लिखिए ट्रोफोप्लाज्म, हेडिंग लिखिए ट्रोफोप्लाज्म। अब इसमें लिखिए, इसमें लगभग 12 कोशिकांगों को रखा गया है। 12 कोशिकांगों को रखा गया है। कोशिकांगों को रखा गया है। ठीक है, इसमें जो पहला कोशिकांग है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका, क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। पहला लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया। बस का समय हो गया है आप सबके, इसलिए बस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे कल माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, आज के लिए बस इतना।